हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र का ही पार्ट दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर की ये हमारी पहली वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का मतलब होता है एक्टिविटीज़। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिनके बेसिस पे हमने पूरे इंडिया में कार्यों को बांट रखा है, जिसमें से प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक हैं। ये इनके नाम हैं जिनको हम एक्टिविटी बोल रहे हैं। ये इन तीनों के नाम हैं। इनके बारे में आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम क्षेत्र में वो क्रियाएं आती हैं या वो उत्पादन होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। हमें उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में लेके आते हैं। जैसे कृषि में क्या होता है, भूमि चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये तो प्रकृति की देन है। भूमि कहाँ से आती है? प्रकृति की तरफ से आ रखी है। जल क्या है? प्रकृति का ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे देखा मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन। और मछली क्या है? एक प्राकृतिक है, नेचुरल है वो तो, और पानी भी नेचुरल है। तो हम कह सकते हैं कि मत्स्य पालन को भी हम प्राथमिक क्षेत्र में ला सकते हैं। हमारा द्वितीय क्षेत्र वो होता है जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उनको लेकर उन्हीं वस्तुओं का विनिर्माण करके कोई नई वस्तु का उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे हमने कोई फैक्ट्री बनाई, तो फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में लकड़ियों की ज़रूरत है, और लकड़ी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे ही लकड़ी से ही हम फैक्ट्री बनाएंगे। या पत्थर क्या, ईंट, सीमेंट, ये सारी कहाँ से आते हैं? हम इन चीज़ों का निर्माण किससे करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल होता है उसी को हम दोबारा से यूज़ करके या उसी को दोबारा मैन्युफैक्चर करके उसी चीज़ को मॉडिफाई करके दूसरी चीज़ बनाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं द्वितीय क्षेत्र में, जैसे फैक्ट्री और भवन निर्माण। अब आता है हमारा तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है? प्रथम और द्वितीय क्रियाओं की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें ये जो तीसरा क्षेत्र है वो उनकी सहायता करता है। कहने का मतलब है जैसे बैंकिंग और परिवहन। अगर मुझे लकड़ियाँ चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए, लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? पहले क्षेत्र से। चाहिए किसके लिए? दूसरे क्षेत्र के लिए। लेकिन लकड़ियों को पहले क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यानी एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रक की या परिवहन की। तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा हमारे तीसरे क्षेत्र से। इसलिए परिवहन इसका सही उदाहरण है। वहीं पे अगर हम बैंकिंग देखें तो ये बैंकिंग किसके यूज़ आएगा? लोन देने के या बीमा करने के। तो जैसे अब प्राथमिक क्षेत्र में किसी को बहुत ज़्यादा खेती करनी है तो उसको अगर लोन की ज़रूरत है तो वो कहाँ से लेगा? तृतीय क्षेत्र के पास आएगा। वैसे ही द्वितीय क्षेत्र में अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो वो कहाँ आएगा? वो भी आएगा तृतीय क्षेत्र में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र है वो क्या है? गतिविधियों वाला क्षेत्र है, जो कि पहली और दूसरी क्षेत्र को सहायता करता है। और इसको हम सेवा क्षेत्रक यानी सर्विस एक्टिविटी भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए, आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम कोई क्रिया या एक्टिविटी करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उस पैसे का हम क्या करते हैं? उसी पैसे को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा यानी ये तीनों क्षेत्रों के द्वारा अगर कोई भी उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देखो, जब हम पहली क्रिया, दूसरी क्रिया और तीसरी क्रिया में काम कर रहे होते हैं तो हमें एंड में, साल के एंड में कुछ पैसे मिलते हैं। मान लो इसको मिले 10,000, इसको मिले 5,000 और इसको मिले 10,000। ठीक है, तो हम अगर इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा? वो आएगा हमारे पास 16,000।
तो कहने का मतलब है कि साल के एंड में जो टोटल हुआ मुनाफा या टोटल जो हमारा उत्पादन हुआ उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्ट हुआ टोटल, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, इसमें हमने देखा है अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्यों यूज़ करते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है कि अगर हम लोग अंतिम सेवा और वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे तो इससे हमारी दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। अब दोहरी गणना क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एक बिस्किट लिया है, ठीक है। अब बिस्किट को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की मैदा चाहिए होता है, ठीक है, ऑयल चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा। तो अगर हम बिस्किट के प्राइस की बात करें, मान लीजिए बिस्किट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, ठीक है। और वहीं मैदा का है, एक पैकेट मैदा का होता है 50 रुपये, ऑयल का होता है हमारे 90 रुपये, शुगर का हमारा होता है 30-35 रुपये या जो भी है। तो अगर हमें टोटल करना हो तो अगर मुझे बिस्किट लेना है तो मैं बिस्किट के 10 ही रुपये दूंगी या इन सब के पैसे भी दूंगी। अगर जहाँ पे कंपनी में जब बनते हैं तो उससे में हमें जब अंतिम जो पैसे देने होते हैं वो तो हमें हमारे सिर्फ बिस्किट के देने हैं। नहीं, ये तो नहीं है कि हमसे वो लोग बोलेंगे कि आप मैदा के भी पैसे दो, आप ऑयल के भी पैसे दो, आप शुगर के भी पैसे दो। ऐसा तो नहीं बोलते ना कोई दुकानदार। वो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें जो पैसे देने होते हैं वो सिर्फ अंतिम वस्तु या सेवा के ही पैसे देने होते हैं। इससे दोहरी जो गणना है वो समस्या दूर हो जाती है। सिर्फ एक ही बार हम पैसे की काउंटिंग करते हैं, 2 बार, यानी कच्चे माल की और जो पक्का माल है इन दोनों की नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं का ही कुल योग देखते हैं। तो इससे अब ये जो दोहरी गणना की समस्या थी ये तभी उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम गणना करने बैठें तो हम उत्पादन का जो मूल्य है यानी कि बिस्किट का जो मूल्य है उसको भी काउंट करेंगे और जो कच्चे माल का मूल्य है जो हमने मैदा, ऑयल और शुगर लिया उसको भी करेंगे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि हम दोनों चीज़ों का टोटल ना करें, इसलिए हमने इसका समाधान निकाला कि हम केवल अंतिम वस्तु के मूल्य की ही गणना करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम दोहरे गणना की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अभी तक तो आपने पढ़ लिया सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और 3 क्षेत्र क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक तालिका दी हुई है आपके सामने जिसमें आपको सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा और रोजगार में विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा, मतलब आपने अभी जो एक्टिविटी ऊपर 3 एक्टिविटी पढ़ी थी उनका क्या पार्टिसिपेशन है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में और रोजगार में, उसके बारे में ये तालिका बनी है जिसमें कुछ सन के बारे में दे रखा है। जैसे कंपेयर कर रखा है 1971 और 72 और 2011-12 का। तो अगर हम पहले क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये 1971-72 में 40% था, लेकिन 2011-12 में ये केवल 15% रह गया। उसी तरह अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो ये 25 था और यहाँ पे भी ये 25 ही है। मतलब जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक सिमिलर ही है। परंतु हमारा जो तृतीय क्षेत्रक है वो पहले तो था 35%, लेकिन अभी 2011-12 में हो गया 60%, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो तीसरा क्षेत्र है मैं आपको बता चुकी हूँ ये पहले और दूसरे की मदद करता है बढ़ने में। इस वजह से सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारी तृतीय क्षेत्र है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। अब चलिए हम इसी एक्टिविटीज़ को रोज़गार में भी देख लें कि कितने लोगों को कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा नौकरी देती है। तो यहाँ पे भी हम 1972-73 और 2011-12 को कंपेयर करने वाले हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो 75% रोज़गार दे रहा था 1972 और 73 में, और वहीं पे अगर हम 2011-12 की बात करें तो ये 49%, यानी कि ऑलमोस्ट 50% है अभी भी। वहीं पे द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो वो सिर्फ 11% दे रहा था, बट अभी बढ़कर वो 24% हो गया, क्योंकि आपने देखा आज की टाइम में किसी भी देश में, या हम भारत की ही बात करें तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, और वो फैक्ट्रियाँ किससे बनती हैं? कच्चे माल से ही बनती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आजकल जो है वो 24% हो गया और ये रोज़गार ज़्यादा देने लग गया। और अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसका पहले तो योगदान सिर्फ 15% था, लेकिन अभी 27% हो गया, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के आ जाने से कितने लोगों को रोज़गार मिला है। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र का इसमें भी योगदान काफ़ी हद तक बहुत है। अब इसके बाद अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो तो एक चीज़ होती है कि अर्थव्यवस्था पर जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी निर्भरता अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हद तक कम हुई है, परंतु अभी भी कुल कार्य जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोज़गार प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि पहले के टाइम में आज लोग कम कृषि खेती करते हैं, कम प्राथमिक या क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो आज भी हमारी प्राथमिक क्षेत्र ही प्रदान करता है। परंतु इसमें एक चीज़ भी आती है कि जो कृषि में जितने लोग लगे होते हैं उतने लोगों की आवश्यकता होती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपने पहले पढ़ा होगा कि ये ज़्यादातर कृषि में ही पाई जाती है। क्या होता है कृषि में कि हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 8 लोग लगे हुए हैं, और अगर हम बाकी के जो 3 लोग हैं उनको हटा देंगे तो भी हमारे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने उनको काम दे रखा है। तो इसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी। तो ये आप सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की तुलना कीजिए। उसके लिए ऊपर जो टेबल दे रखा है आपको वो लिखना है, और उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम्पल भी लिखने हैं। बिना एग्ज़ाम्पल के आपका आंसर पूरा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, और जो बिस्किट वाला एग्ज़ाम्पल दिया था उसको भी एक्सप्लेन करना है। बिना एग्ज़ाम्पल के आपका कोई भी आंसर पूरा नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन करें। ये मैंने अभी आपको बताया, तो वो आप लिख लेना। चौथा क्वेश्चन है, 2011-12 में सकल घरेलू उत्पादन में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें आपको किसका बताना है? इसमें आपको सकल घरेलू उत्पाद का बताना है। तो ऊपर जो सकल घरेलू उत्पाद की तालिका बनी हुई है, पहले तो आपको पूरी तालिका बनानी है। उसके बाद आपको बताना है कि जो तीसरा क्षेत्र है उसमें इसका योगदान सबसे ज़्यादा है।